नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, यानी कि आपकी पहली कसौटी FA1 अभी शुरू होगी। तो क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन करना पड़ेगा, पुनरावर्तन करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो चलिए हम रिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी जो एग्जाम होगी वो टोटल 40 मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की होगी? 40 मार्क्स की। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, और 20 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे, जो आपको लिखना है, जो आप पिछले साल भी कर चुके हैं, है ना? इसीलिए आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको इसकी आदत पड़ गई है और आपको अच्छे से आता भी है कि नहीं? यस। तो बच्चों, आपके 2 प्रकार के पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैं वो आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है? इसी क्लास में पहले देखते हैं कि आपकी एग्जाम में यह 3 चैप्टर पूछे जाएंगे। कितने? 3। यातायात, गिनती और नन्ना मुन्ना राई हूँ, जो एक कविता है। गॉट इट? और साथ में व्याकरण भी होगा, संज्ञा और चित्र वर्णन। क्या होगा? संज्ञा और चित्र वर्णन। गॉट इट? तो चलिए हम अपना पुनरावर्तन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यातायात। यातायात यानी क्या? याद कीजिए। यस, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट? यातायात के बहुत सारे मार्ग हैं, हवाई मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग। और यातायात के बहुत सारे साधन भी है, जो आपको पता भी है कि नहीं? अब तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? ओके, चलिए अब तो हम शुरुआत करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे साधनों का और बहुत सारे मार्गों का इस्तेमाल होता है। पहले के जमाने में क्या होता था? जब किसी साधन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सड़क से जाते थे, पैदल चलकर, राइट? एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सब चलकर जाते थे, पैदल से, राइट? फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे पशुओं का इस्तेमाल होने लगा। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, तांगा, राइट, यानी कि घोड़ा गाड़ी। इन सारे पशुओं को क्या किया? इन सारे पशुओं का इस्तेमाल किया। कहाँ पर? तो कि यातायात के साधन के रूप में, राइट? तो बाद में घोड़ा गाड़ी, फिर तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी का इस्तेमाल होने लगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर धीरे धीरे कर नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। जल के माध्यम से हम नाव में, स्टीमर में जा सकते हैं। हवाई मार्ग से हम विमान और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं, राइट? फिर सड़क मार्ग की बात करें तो साइकिल से लेकर बस, और पटरी की बात करें तो ट्रेन, राइट? ये सारे यातायात के साधन है, आज बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारी आधुनिकता भी आ गई है, यानी कि बहुत सारे साधनों के और अच्छे से आविष्कार हुए हैं। जैसे कि अब साइकिल में भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है ना? मिलती है कि नहीं? स्टीमर में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब तो लोग उसमें 2-3 दिन के लिए रह भी सकते हैं, रुक सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे यातायात के साधन है।
कुछ 2 पहियों वाले हैं, कुछ 3 पहियों वाले हैं, कुछ 4 पहियों वाले हैं और कुछ 4 से अधिक पहियों वाले हैं। कुछ पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं और कुछ गैस से चलते हैं। राइट, तो ये सारे साधनों के बारे में आप अच्छे से माहितगार हो गए होंगे कि हवाई मार्ग से कौन कौन से साधन चलते हैं, जल मार्ग से कौन कौन से साधन चलते हैं और सड़क मार्ग पर कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल होता है। कौन से साधन 2 पहियों वाले होते हैं, कौन से साधन 3 पहियों वाले होते हैं, कौन से साधन 4 पहियों वाले होते हैं और कौन से साधन 4 से अधिक पहियों वाले होते हैं। ठीक है, रिक्शो, कार, बस, राइट, साइकिल, ये सारे साधन है। वो तो 2 पहियों, 3 पहियों और 4 पहियों वाले साधन है। बस है वो 8 पहियों से चलती है। गॉट इट। फिर बात करें ट्रेन की, जो बहुत लंबी होती है। ओके, जिसमें 1 से अधिक यात्री यानी 1300 जितने यात्री इसमें सफर कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी कि मुसाफरी के लिए ट्रेन सबसे बड़ा साधन है। राइट, फिर बात करें तो इन सभी साधनों में बस, ट्रेन, विमान, यहाँ पर टिकट लगता है। क्या लगता है? टिकट लगता है। फिर टिकट तो लगता है, फिर टिकट में बहुत सारा विवरण दिया गया होता है कि टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, टिकट कौन से दिनांक का है, टिकट में जिस जगह से जिस जगह पर जाना है उसका अंतर बताया होता है। फिर उसमें किराया लिखा होता है कि कितना किराया लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने इसका अच्छे से अभ्यास भी किया होगा। राइट, फिर बात करते हैं इसी चैप्टर में एक दूसरा चित्र दिया गया है। इसका है जो एक बाग का है ना। बाग में बहुत सारे फूल है कि नहीं? बाग में क्या होता है? तो बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे कि चंपा, गुलाब, है कि नहीं? राइट, मोगरा, ये सारे अलग अलग तरह के फूल होते हैं। फूल में खुशबू भी होती है, फूल के रंग भी अलग अलग होते हैं। फिर फूलों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? शादियों में, है ना, माला में, इन सारे जगह पर फूलों का इस्तेमाल होता है। बाग में और कौन कौन सी चीज होती है? तो बाग में बैठने की जगह होती है, छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, हरी हरी घास भी होती है। ये सारी चीज बाग में देखने को मिलती है ना। फिर वहाँ पर फिसलन पट्टी होती है, झूला होता है जहाँ पर आप झूल सकते हैं, फिसलन पट्टी से आप फिसल सकते हैं, है कि नहीं? ओके, तो यह बात हुई चैप्टर नंबर 1 यातायात की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है गिनती। बच्चों, मैंने आपको 1 से 50 तक की गिनती करवाई थी। अब एग्जाम में किस तरह होगा? या तो आपको अंकों में लिखना होगा या तो आपको शब्दों में लिखना होगा। यदि शब्द दिए हैं तो अंक में लिखना होगा, यदि अंक दिए हैं तो शब्द में लिखना होगा। राइट, या तो कोई एक अच्छी सी कॉलम दी गई है कि आप 21 से 30 तक की गिनती लिखिए, या तो आप 41 से लेकर 50 तक की गिनती लिखिए। तो आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है, मात्राओं का भी ख्याल रखना है कि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, गिनती यानी क्या, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो गिनती यानी गणना। ठीक है, अब 1 से 50 तक की गिनती दोहराते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। राइट। तो बच्चों आपको ये गिनती अच्छे से समझ में आ गई होगी और वैसे भी आपने इसका अभ्यास भी किया होगा, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर जाकर उसका आंसर लिखना है। गोटे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, नन्ना मुन्ना राई हूँ, जो एक कविता है, शौर्य गीत है। क्या है? शौर्य गीत। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी उम्र का एक छोटा सा बालक है, वो अपने आप को सैनिक बताता है। वो बताता है कि मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, यदि मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। मैं क्या हूँ? देश का सच्चा सिपाही हूँ। और आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद, जय हिंद। वो बताता है कि मैं जब चलूंगा तब कैसे चलूंगा, मैं निडर होकर चलूंगा, मैं किसी से डरने वरने वाला नहीं हूँ। और जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाएगी, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लूंगा, यानी अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लूंगा। आप सब मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद। मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। फिर आगे बताता है कि धूप में पसीना में बहाऊंगा तब वहाँ पर हरे हरे खेत लहराएंगे। क्या होंगे? हरे हरे खेत लहराएंगे। इतना ही नहीं, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, यानी कि प्यार भरा व्यवहार सिखाऊंगा कि लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। फिर वो बताता है कि मैं सबकी आंखों का तारा बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं सबका प्यारा बनना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सबकी सहायता करूँगा, सबकी मदद करूँगा। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद, जय हिंद। फिर वो बताता है कि मैं कहीं पर भी कभी बम नहीं गिरने दूंगा, जो विस्फोटक पदार्थ है जिससे देश को बहुत नुकसान होता है। तो बताता है कि मेरे रहते हुए मैं कहीं बम गिरने नहीं दूंगा और मैं इस पापियों को भी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने दूंगा। जो लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं वो लोग मेरे रहते हुए यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, नहीं जन्म ले पाएंगे। ठीक है, मैं आगे आगे कदम बढ़ाऊंगा और जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा ये देश है ना, वो कैसा देश है? तो कि मेरा यह देश है वो शांति की नगरी है। कैसी नगरी है? शांति की नगरी है। और यहाँ पर मैं सबके साथ प्रेम से रहना चाहता हूँ और मैं सबको प्रेम सिखाना चाहता हूँ, प्यार भरा व्यवहार सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक छोटे से बालक यहाँ पर अपनी आशाएं प्रस्तुत करता है। हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी अपनी अपनी तरह से देश के योगदान में क्या कर सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि हम देश को अच्छे से योगदान दे सकते हैं, अच्छे नागरिक बनकर, शिक्षक अच्छे तरह से पढ़ाई करवा कर, वकील अच्छे से न्याय करवा कर, पुलिस गुनहगार को सजा दिलवा कर। राइट, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? तो अपनी अपनी तरह देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। गुड। तो बच्चों आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। गिनती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यातायात के साधनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। देखिए यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बातों को भी ले लिया है, जिससे आपको एग्जाम में यानी कि आपकी जो कसौटी है उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए, आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब व्याकरण की बात करूं तो वो मैं आपको अगले तास में अलग रूप से सिखाऊंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी पेपर स्टाइल की। चलिए, मैंने बताया कि 20 मार्क कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है। उसमें पहला प्रश्न कौन सा होगा, MCQ। सही विकल्प चुनना है, 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर किसी एक ऑप्शन को जो सही उत्तर है उसका चुनाव करना है और फिर उस पर टिक लगाना है, यानी कि A या B जो भी है उसको टिक करना है, टिक। फिर रिक्त स्थान होंगे, जैसी पेपर स्टाइल गुजराती की है उसी प्रकार हिंदी की भी है। रिक्त स्थान होंगे, अ विभाग में भी रिक्त स्थान होगी और ब विभाग में भी रिक्त स्थान होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और सही उत्तर लिखना है। फिर होंगे सही या गलत, आपको वाक्य दिए गए होंगे, आपको उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर लिखना है कि यह सही है या गलत है। गॉट इट। फिर सही जोड़ कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये है ना सही जोड़ कीजिए, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि शब्द होंगे तो उनके अर्थ पूछे गए होंगे, विरोधी शब्द पूछे गए होंगे, या तो संज्ञा में से कोई कुछ लिया गया होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझनी है। समझ में आता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक जोड़ सही जोड़ का मिलान करना है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से इसका अभ्यास करना है, होते। फिर एक शब्द में प्रश्न होंगे, यानी कि आपको उसके उत्तर एक शब्द में लिखने, MCQ के रूप में ही। फिर एक वाक्य में प्रश्न होंगे, यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें सही वाक्य का चुनाव करना है और टिक लगाना है, होते। यहाँ पर भी अ और ब विभाग होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर तो आपको एक ही 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जिस प्रकार पेपर स्टाइल 20 मार्क में कंफर्टेबल होगी उसी प्रकार से प्रश्न किए गए होंगे, लेकिन ये सारी चीजों को उसमें ले लिया जाएगा, होते। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, जहाँ पर आपको राइटिंग करना है, यानी कि लिखना है। तो उसमें पहला प्रश्न ये हो सकता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दूसरा प्रश्न ये हो सकता है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, और तीसरे प्रश्न में पूरा व्याकरण हो सकता है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, शब्द समूह, मुहावरे, ओके, संज्ञा, चित्र वर्णन, कुछ भी हो सकता है। आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, गॉट इट। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ साथ में आपको ये पेपर स्टाइल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। टोटल 40 मार्क, 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क सब्जेक्टिव, गॉट इट। बच्चों, आपको इस टास्क के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी, वो पूरी तरह से पेपर स्टाइल के रूप में ही होगी। आपको क्या करना है, आपको सुंदर अक्षरों में अपनी बुक में लिखना है, साथ में इसका अभ्यास करना है, लर्न करना है, ठीक है, जिससे आपको कसौटी में दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये नहीं इसी को पूरा रट लेना है, ठीक है, ये तो एक नमूना है पेपर स्टाइल के रूप में, जिससे आप अच्छे से समझ पाए, गोटे। तो चलिए बच्चों, आपकी एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से लिखना, गोटे।
अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे व्याकरण के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।